क्या आप जानते हैं कि आपके घर के वो कोने जिन्हें आप सालों से अनदेखा कर रहे हैं, वहां सिर्फ धूल और मकड़ियां नहीं होती। कभी कभी उन बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा इंतजार कर रहा होता है जिसे हमारे पूर्वजों ने बरसों पहले कैद किया था। आज की कहानी है काली कोठी की, जहां अय्यान और उसकी बहन स्वरा एक ऐसी रूहानी जेल का दरवाजा खोल देते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्या होगा जब आपका अपना अक्स ही आपका दुश्मन बन जाए? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आईने की जेल खुलने वाली है। शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तान। शहर की चकाचौंध से लगभग 20 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच खड़ी थी वह हवेली। लोग उसे काली कोठी कहते थे। वक्त की मार और बारिशों ने उसके पत्थरों को काला कर दिया था और खिड़कियों के कांच पर जमी धूल ने उसे एक अंधा रूप दे दिया था। अय्यान अपनी पुरानी नीली कार से बाहर निकला और सामने खड़ी उस विशाल इमारत को देखने लगा। उसके दादाजी ने इसे विरासत में छोड़ा था, पर अय्यान को क्या पता था कि विरासत में उसे सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक रूहानी बोझ भी मिलने वाला है। अय्यान के साथ उसकी छोटी बहन स्वरा भी थी। स्वरा हमेशा से ही संवेदनशील थी। जैसे ही उसके कदम हवेली की गीली मिट्टी पर पड़े, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि पेड़ों की सरसराहट में कोई उसका नाम फुसफुसा रहा है। स्वरा कांपती हुई आवाज में बोली, भाई रुकिए, क्या हम सच में यहाँ रहने वाले हैं? मुझे यहाँ की हवा ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे घर की दीवारें हमें घूर रही हैं, जैसे हम यहाँ बिन बुलाए मेहमान हों। अय्यान हल्की हंसी के साथ बोला, स्वरा, तुम फिर से अपनी उन कहानियों में खो रही हो। देखो ये जगह कितनी शांत है, शहर के शोर से दूर। यहाँ हम आराम से रह सकते हैं। पुरानी बिल्डिंग है इसलिए थोड़ा डर लग रहा है, बस डरो मत, मैं हूं ना। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, वह दरवाजा अपने आप थोड़ा सा हिलकर खुल गया, जैसे हवेली उन्हें अंदर बुला रही हो। अंदर का अंधेरा इतना गाढ़ा था कि दिन के उजाले में भी टॉर्च जलानी पड़ी। तभी हवेली के एक अंधेरे कोने से एक साया उभरा। वह रघु काका थे। उनकी एक आंख पूरी तरह सफेद थी, जैसे उन्होंने कोई खौफनाक मंजर देख लिया हो। उनकी लाठी की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। रघु काका एक फटी हुई पुरानी आवाज में बोले, आ गए वारिस। दादाजी की जायदाद तो ले ली, पर क्या उस कमरे का भार उठा पाओगे? बेटा याद रखना, ऊपर वाले गलियारे के अंत में जो लकड़ी का छोटा दरवाजा है जिस पर 3 भारी ताले लटके हैं, उसे कभी मत खोलना। वहां जो कैद है वो सिर्फ अंधेरा नहीं है, वो एक भूख है जो सालों से शांत बैठी है। अय्यान ने काका की बात को मजाक में उड़ा दिया, पर स्वरा ने देखा कि काका के हाथ कांप रहे थे और उनकी नजरें बार बार ऊपर वाले गलियारे की तरफ जा रही थी, जहां खामोशी किसी सजी हुई मौत की तरह पसरी हुई थी। अय्यान ने उन्हें अनसुना करने की कोशिश की, पर स्वरा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। सूरज ढल रहा था और हवेली के लंबे गलियारों में परछाइयां अब इंसानों जैसी शक्लें अख्तियार करने लगी थीं। धूल भरी खिड़कियों से छन कर आती रोशनी अब सुनहरी नहीं, बल्कि किसी पुराने जख्म की तरह गहरा लाल रंग ले चुकी थी। हवेली के बड़े से किचन में अय्यान और स्वरा बैठे थे। किचन की छत बहुत ऊंची थी और हर आवाज वहां गूंज रही थी। अय्यान ने स्वरा को शांत करने के लिए चाय बनाई थी, पर स्वरा के हाथ अभी भी कांप रहे थे। स्वरा फुसफुसाते हुए बोली, भाई आपने काका की बात सुनी? वो 3 ताले, वो कोई मामूली कमरा नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वहां कोई सांस ले रहा है, जैसे कोई दीवार के उस पार खड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। क्या हम आज रात किसी होटल में नहीं रुक सकते? अय्यान झुंझलाते हुए जवाब दिया, स्वरा बस करो, काका बूढ़े हो गए हैं। अकेले रहते रहते उनका दिमाग कहानियां बुनने लगा है। और रही बात उस कमरे की, तो शायद वहां पुरानी यादें और कचरा भरा होगा। कल सुबह हम खुद उसे खोलकर देखेंगे और तुम्हारा ये सारा डर खत्म हो जाएगा। स्वरा ने डरते हुए बोला, नहीं भाई, उसे मत छूना। काका ने कहा था कि वहां अंधेरा नहीं, कुछ और रहता है। क्या आपको महसूस नहीं हो रहा? इस घर की दीवारों में एक अजीब सी गंध है, जैसे कोई चीज बरसों से सड़ रही हो।
अचानक ऊपर के फ्लोर से एक भारी चीज के खिसकने की आवाज आई। दोनों भाई बहन सन्न रह गए। आवाज ठीक उनके सिर के ऊपर वाले हिस्से से आई थी। अयान ने ऊपर देखा, पर छत पर सिर्फ मकड़ी के जाले लटके थे। अयान बोला, शायद कोई चूहा होगा। अयान अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके अंदर भी एक अनजाना डर जड़ें जमा रहा था। जैसे रात गहराती गई, हवेली के कोने और भी काले होते गए। अयान ने स्वरा को उसके कमरे में सोने के लिए कहा और खुद अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, पर उसे ऐसा लगा जैसे दरवाजे की दरार से कोई उसे अंदर आते देख रहा है। तभी घड़ी की सुइयां रेंगते हुए रात के 2 बजे के करीब पहुंचने लगी। सन्नाटा अब बोलने लगा था। तभी गलियारे से डरावनी और खौफनाक आवाजें आने लगी, और यहीं से शुरू हुआ वो खौफ जिसका सामना अयान को उस बंद कमरे के सामने करना था। अयान से अब और रहा नहीं गया। वह छप छप की आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसने अपनी टॉर्च उठाई और कांपते हाथों से अपने कमरे की कुंडी खोली। गलियारा इतना काला था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें दम तोड़ रही थी। अयान दबे पांव दीवार का सहारा लेते हुए उस प्रतिबंधित कमरे की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ ठंड बढ़ रही थी। जैसे ही वह उस 3 तालों वाले दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, उसने देखा कि दरवाजे के नीचे की दरार से खूनी लाल रोशनी बाहर झांक रही थी। अयान ने अपनी धड़कनों को काबू किया और धीरे से अपना चेहरा झुकाकर उस चाबी के छेद के पास ले गया। उसने अपनी एक आंख उस छेद से सटाई, और जो उसने देखा उसने उसके खून को जमा दिया। अंदर कोई खड़ा था, बिल्कुल दरवाजे के उस पार, जो अयान की ही तरह छेद से बाहर की ओर झांक रहा था। रात के 2 बजे अयान ने उस चाबी के छेद से जो देखा था, उसने उसके दिमाग की नसें हिला दी थीं। वो लाल धुंध और वो पीली सड़ी हुई आंख, वो कोई वहम नहीं था। अयान अपने कमरे में वापस तो भाग आया, पर पूरी रात उसने अपनी पीठ दीवार से सटाकर गुजारी। उसे हर आहट पर ऐसा लगता जैसे वो दरवाजा खुल गया है और कोई गीले पैरों वाला साया उसके कमरे के बाहर खड़ा उसका नाम पुकार रहा है। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण काली कोठी की धूल भरी खिड़कियों से छनकर अंदर आई, अयान की जान में जान आई, पर वो सुबह सुकून वाली नहीं थी। रात के उस मंजर ने अयान के अंदर के डर को अब एक जिद्दी सच्चाई में बदल दिया था। वह जानना चाहता था कि उस कमरे के अंदर आखिर क्या है। अयान अपनी आंखों के नीचे काले घेरे लिए कमरे से बाहर निकला। गलियारे में अभी भी वही पुरानी सीलन और खून जैसी महक बसी हुई थी। उसने देखा कि स्वरा अभी भी सो रही है। अयान के कदम अपने आप उसी प्रतिबंधित गलियारे की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो उस कमरे के करीब पहुंचा, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। कल रात जिस दरवाजे पर 3 भारी ताले लटके थे, आज वो ताले वहां नहीं थे। वे जमीन पर टूटे हुए पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से नहीं बल्कि किसी अदृश्य ताकत ने बाहर से मरोड़ दिया हो। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। ये कैसे हो सकता है? रात को तो मैंने खुद इन्हें बंद देखा था। क्या काका ने इसे खोला या कोई और अंदर है? उसने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। कमरे के अंदर वही लाल धुंध अब गायब थी, पर वहां का तापमान बाहर के गलियारे से 10 गुना ज्यादा ठंडा था। कमरा बिल्कुल खाली था, न कोई खिड़की, न कोई फर्नीचर, बस धूल की एक मोटी परत फर्श पर जमी थी। लेकिन सामने वाली दीवार पर कुछ ऐसा था जिसने अयान की चीख उसके गले में ही दबा दी। वहां एक विशाल आदमकद आईना लगा था। उसका फ्रेम काले पत्थर का बना था, जिस पर अजीब सी भाषा में कुछ नक्काशी की गई थी। आईना इतना साफ था कि उसमें कमरे की धूल भी नहीं दिख रही थी, जैसे वो कांच न होकर दूसरी दुनिया का कोई रास्ता हो। वह सम्मोहित होकर उस आईने की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही आईने में अपना अक्स देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आईने के अंदर अयान तो खड़ा था, पर उसके पीछे का कोना खाली नहीं था। आईने के अंदर अयान के ठीक कंधे के पीछे एक आकृति खड़ी थी। वह आकृति बिल्कुल इंसान जैसी थी, पर उसका चेहरा सड़ा हुआ था। आंखें गड्ढों में धंसी हुई थीं और उसके होंठ गायब थे, जिससे उसके पीले दांत एक शैतानी मुस्कान की तरह दिख रहे थे। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खाली दीवार। अयान बोला, ये क्या पागलपन है? पीछे कोई नहीं है तो आईने में कौन है?
उसने दोबारा आईने में देखा। इस बार वो साया और भी करीब आ गया था। साये ने अपना सड़ा हुआ हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ाया। अयान को अपने कंधे पर एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी मुर्दे ने उसे छू लिया हो। वह डर के मारे पीछे हटने लगा, पर आईने की सतह से एक काली धुआं जैसी चीज बाहर निकलने लगी। अयान का दम घुटने लगा। उसने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, पर जैसे ही वो मुड़ा, उसे दिखा कि दरवाजा गायब हो चुका है। अब वहां सिर्फ दीवारें थीं और वो विशाल शैतानी आईना में बदल जाती है। कमरे की दीवारें सिमटने लगी थीं। में खड़ा था वो अभिशप्त आईना। अयान ने अपनी पूरी ताकत से उस जगह पर मुक्का मारा जहां कुछ पलों पहले दरवाजा था, पर उसके हाथ सिर्फ ठोस पत्थर से टकराए। उसका दम घुटने लगा था। कमरे की हवा अचानक बर्फीली हो गई और आईने के अंदर से वो काला साया अब पूरी तरह बाहर उभरने लगा था। अयान ने देखा कि आईने की सतह पानी की तरह हिल रही है। साये ने अपना सड़ा हुआ हाथ बाहर निकाला और उसका गला पकड़ लिया। अयान की चीख उसके गले में ही घुट गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा खींची जा रही हो, और कुछ ही पलों में बेसुध होकर गिर गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ उल्टा था। उसे अपने सामने अपनी ही पीठ दिखाई दे रही थी। वह अब आईने के अंदर था और बाहर वो शैतान खड़ा था, जो अब बिल्कुल अयान जैसा दिख रहा था। उसने अयान के कपड़े, उसकी शक्ल और यहाँ तक कि उसकी आंखों की चमक भी चुरा ली थी। नीचे हॉल में स्वरा रसोई में खड़ी थी। अचानक उसे एक तेज ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके पीछे बर्फ की सिल्ली रखी हो। तभी सीढ़ियों से उतरने की आवाज आई। स्वरा ने मुड़कर देखा, अयान नीचे आ रहा था, पर उसकी चाल में कुछ अजीब था। वो बहुत सीधा और अकड़ कर चल रहा था, जैसे उसके शरीर में हड्डियां ना हो। स्वरा बोली, भाई आप ठीक तो हैं? ऊपर से कोई तेज आवाज आई थी। मैं डर गई थी। नकली अयान स्वरा के पास आकर रुक गया। उसने स्वरा की आंखों में सीधे देखा। उसकी पलकें नहीं झपक रही थीं। उसके चेहरे पर एक ठंडी बेजान मुस्कान थी। नकली अयान बोला, मैं ठीक हूं स्वरा, बस थोड़ी धूल जम गई थी, अब सब साफ हो गया है। स्वरा ठिठक गई। उसने अयान का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसकी उंगलियां अयान की कलाई से छुईं, उसे एक करंट सा लगा। अयान का शरीर किसी मुर्दे की तरह ठंडा था। आईने के अंधेरे लोक में असली अयान चिल्ला रहा था। उसे वहां से सब कुछ दिख रहा था, जैसे वो किसी पारदर्शी दीवार के पीछे खड़ा हो। उसने देखा कि वो शैतान उसकी बहन के पास खड़ा है और उसे छूने की कोशिश कर रहा है। अयान कांच के अंदर से बोला, स्वरा भाग यहां से, ये मैं नहीं हूं, काका को बुलाओ, स्वरा। पर उसकी आवाज आईने की सतह से टकराकर वापस उसी के कानों में गूंज रही थी। बाहर स्वरा को सिर्फ आईने की तरफ से एक हल्की सी खुरच सुनाई दे रही थी। तभी अयान ने महसूस किया कि उस अंधेरे में वो अकेला नहीं है। आईने के भीतर के अंधेरे कोनों से और भी कई हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वे उन लोगों की रूहें थीं जिन्हें इस आईने ने पिछले 100 सालों में निगला था। हवेली के हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि स्वरा को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। सामने खड़ा अयान उसे घूर रहा था, पर उसकी आंखों में वो भाई वाला प्यार नहीं, बल्कि एक ठंडी और सड़ी हुई भूख थी। स्वरा समझ चुकी थी कि यह उसका भाई नहीं है। उसने पीछे हटते हुए अपनी जेब से वो पुरानी पीतल की चाबी निकाली जो उसे रघु काका ने दी थी। स्वरा बोली, तुम कौन हो? मेरे भाई कहाँ हैं? तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं है। तुम एक मुर्दा हो। नकली अयान बोला, मैं तुम्हारा भाई ही हूँ स्वरा, बस अब मैं इस तरफ हूँ और वो उस तरफ। अब तुम भी हमारे साथ आईने की उस दुनिया में चलोगी जहाँ वक्त ठहर जाता है। नकली अयान ने स्वरा की तरफ हाथ बढ़ाया, पर स्वरा फुर्ती से बगल हट गई और सीढ़ियों की तरफ भागी। उसे पता था कि असली अयान उसी ऊपर वाले कमरे में कैद है। पीछे पीछे वो शैतान हवा में तैरता हुआ आ रहा था। जैसे ही स्वरा उस प्रतिबंधित गलियारे में पहुंची, उसने देखा कि वो दीवार फिर से लकड़ी के दरवाजे में बदल गई है। अंदर से अयान की आवाज आ रही थी। वह कांच पर हाथ मार रहा था। अयान आईने के अंदर से बोला, स्वरा आईना तोड़ दो, इसे पत्थर से या किसी भारी चीज से तोड़ दो, यही इस शैतान का केंद्र है। नकली अयान कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। उसका चेहरा पिघलने लगा था और अयान का रूप छोड़कर
वह अपनी असली खौफनाक शक्ल में आ रहा था। उसने स्वरा का गला दबोच लिया। नकली अयान ने बोला, अगर आईना टूटा तो तुम्हारा भाई भी टुकड़ों में बंट जाएगा। क्या तुम उसे मारना चाहती हो? तभी आईने के अंदर से असली अयान ने अपनी पूरी रूहानी ताकत लगा दी। उसने देखा कि स्वरा का दम घुट रहा है। अयान ने आईने के अंदर रखे एक भारी काले पत्थर के फ्रेम को पकड़ा और उसे अंदर से बाहर की तरफ दे मारा। अयान बोला, स्वरा, अभी आईने पर वार करो। स्वरा ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और पास पड़ा एक भारी पीतल का सजावटी स्टैंड उठाकर आईने के बीचों बीच से मारा। पूरा कमरा कांच के हजारों टुकड़ों से भर गया। एक बहुत तेज सफेद रोशनी पैदा हुई जिसने हवेली के हर अंधेरे कोने को मिटा दिया। हवा में हजारों रूहों की आजाद होने वाली चीखें गूंज उठी। जैसे ही आईना टूटा, वो नकली अयान धुएं में बदल गया और तड़पते हुए गायब हो गया। रोशनी कम हुई तो स्वरा ने देखा कि फर्श पर कांच के टुकड़ों के बीच उसका असली भाई अयान बेहोश पड़ा था। उसके हाथ अब गर्म थे और उसकी सांसें सामान्य थीं। अयान धीरे से आंखें खोलते हुए, स्वरा, सब ठीक है क्या वो चला गया? स्वरा ने उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। रघु काका भी दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में पहली बार एक सुकून था। रघु काका बोले, आज काली कोठी का श्राप खत्म हुआ। तुमने उसे हरा दिया बेटा। अयान और स्वरा ने अपना सामान पैक किया और उस हवेली को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। जब वे कार में बैठकर जा रहे थे, अयान ने कार के रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। आईने में उसका अक्स बिल्कुल साफ था। उसने मुस्कुराकर स्वरा की तरफ देखा और बोला, अब हमें कभी आईनों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार जंगल के रास्तों से होते हुए शहर की रोशनी की तरफ बढ़ गई और काली कोठी अब बस एक पुरानी खामोश याद बनकर रह गई।